हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिकाओं में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो कोशिकाओं में कौन कौन से दाब लगते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला दाब है परासरण दाब, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर या हम संक्षिप्त में इसको हम ओपी भी कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको ओपी भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली की दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कि दो सॉल्यूशन होते हैं, इसमें एक की सांद्रता अधिक होती है और एक की सांद्रता कम। तो जल जो होता है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के पार जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जल जितना जा रहा है उतना तो ठीक है, अब उसको रोकने के लिए और ज़्यादा ना आए, उसको रोकने के लिए बराबर हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए एक दाब लगता है। उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। इसको दूसरी प्रकार समझ सकते हो कि वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन व जल को अलग करने पर, यानी कि विलयन, एक तो विलयन है और एक है जल। एक तो विलयन, जैसे मान लो ये तो सॉल्यूशन और ये है वाटर। यहाँ देखिए आप कि वह दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन व जल को अलग करने पर किस में विकसित होता है? विलयन में विकसित होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। तो विलयन में विकसित क्यों होगा? कि जल के अणु विलयन में प्रवेश करते रहेंगे। अब उसको रोकने के लिए जो दाब विकसित होता है उस दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। अब ध्यान दीजिए कि शुद्ध जल का ओपी शून्य होता है। क्यों? शुद्ध जल में कोई विलय मिलावा नहीं होता। जैसे ही हम उसमें विलय मिलाते जाएंगे उसका ओपी बढ़ता जाएगा, इसलिए विलयन का ओपी उच्च होता है। तो शुद्ध जल में जैसे जैसे आप विलय मिलाते जाओगे उसका परासरण दाब बढ़ता जाएगा। शुद्ध जल का परासरण दाब शून्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें कोई विलय मिलावा नहीं है। तो विलय मिलावा नहीं है तो उसका परासरण दाब कम होता है। जैसे विलय मिलाते जाएंगे उसका ओपी बढ़ता जाएगा, इसीलिए विलयन का ओपी जो होता है वो उच्च होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, इंपॉर्टेंट चीज़ दी है कि लेवल दिया गया है इसमें कि हाइड्रोफाइटिक किस में ज़्यादा ओपी होता है और किस में कम ओपी होता है। तो हाइड्रोफाइटिक, मीज़ोफाइटिक, ज़ीरोफाइटिक और हेलोफाइटिक, इनके बारे में दिया गया है इसमें। देखिए, हाइड्रोफाइटिक का मतलब होता है जलोद्भिद, ऐसे पौधे जो जल में रहते हैं। मीज़ोफाइटिक का मतलब होता है समोद्भिद ऐसा होता है जिसके अंदर ना तो ज़्यादा जल हो और ना ज़्यादा सूखा हो, बीच के पौधे हों। ज़ीरोफाइटिक यानी कि मरुस्थलीय, और हेलोफाइटिक लवणोद्भिद। हेलोफाइटिक को बोलते हैं हम लवणोद्भिद, मरुद्भिद, समोद्भिद और जलोद्भिद। ठीक है, तो जलोद्भिद का ओपी सबसे कम होता है, ओपी न्यून। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसके अंदर जल अधिक मात्रा में होता है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है। और मैंने आपको ऊपर बताया कि जहाँ जल ज़्यादा होगा वहाँ ओपी कम होता है। तो हाइड्रोफाइटिक में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका ओपी कम होता है। इससे अधिक किसका होता है? मीज़ोफाइटिक का। क्यों होता है भाई ओपी इसका? क्योंकि ये तो पूरी तरह से जल में रहते हैं, इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए इसका ओपी कम होता है। और ओपी कम क्यों होगा? क्योंकि शुद्ध जल का ओपी शून्य होता है। तो जल की मात्रा ज़्यादा होगी तो ओपी कम होगा, जैसे जल की मात्रा कम होगी, विलय की मात्रा ज़्यादा होगी तो ओपी बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसमें कि मीज़ोफाइटिक का इससे ज़्यादा होता है और ज़ीरोफाइटिक का उससे ज़्यादा होता है। क्यों? ज़ीरोफाइटिक में और जल की कमी होगी, मीज़ोफाइटिक में तो थोड़ा बहुत जल है लेकिन ज़ीरोफाइट में और जल की कमी हो गई, ज़ीरोफाइटिक में और जल की कमी होगी। और सबसे अधिक जो ओपी होता है वो हेलोफाइटिक का होता है, यानी कि लवणोद्भिद का होता है। और लवणोद्भिद में और अधिक जल की कमी हो गई, तो जल की कमी जैसे होती जाएगी वैसे ओपी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओपी समानुपाती होता है विलयन में विलय अणुओं की संख्या के। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब अगर ओपी बढ़ेगा तो विलय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी। या आप ऐसे देखो कि विलयन में जैसे जैसे हम विलय मिलाते जाएंगे उसका परासरण दाब बढ़ता जाएगा, विलयन में से जैसे जैसे विलय कम करते जाएंगे उसका परासरण दाब कम होता जाएगा। ये हो गया आपके परासरण दाब। ठीक है, दूसरा देखिए स्फीत दाब व भित्ति दाब।
स्फीत दाब व भित्ति दाब। जब किसी कोशिका को जल में रखते हैं तो कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस के ओपी के कारण कोशिका रस क्या हो गया? विलयन हो गया। हम जल में रख रहे हैं तो मैंने आपको बताया ओपी कहाँ लगता है? विलयन में विकसित होता है। तो कोशिका रस का मतलब क्या? विलयन हो गया। तो विलयन के ओपी के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं, जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती है। तो कोशिका भित्ति पर डाले जाने वाले दाब को स्फीत दाब कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका भित्ति स्फीत दाब के कारण तनाव में रहती है, तो विपरीत दिशा में स्फीत दाब के बराबर दाब लगाती है, जिसे भित्ति दाब कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि टीपी बराबर होता है WP के, टर्जिट प्रेशर बराबर होता है वॉल प्रेशर के। टर्जिट प्रेशर बोलते हैं हम स्फीत दाब को और वॉल प्रेशर बोलते हैं हम भित्ति दाब को। समझ में आ गई बात? तो कोशिका को जब हम जल में रखते हैं तो कोशिका रस के ओपी के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करेंगे। क्यों प्रवेश करेंगे? परासरण के कारण। क्यों? क्योंकि बाहर की जो सांद्रता है वो कम है और जल के कोशिका रस की सांद्रता है वो अधिक है। तो जल अपनी अधिक सांद्रता से, क्योंकि बाहर सांद्रता कम है जबकि जल की सांद्रता ज़्यादा है, यानी कि जल ज़्यादा है तो जल अधिक से कम की तरफ गमन करेगा। जब गमन करेगा तो कोशिका में प्रवेश करेगा, जिसके फलस्वरूप कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती। क्यों धकेलेगी? क्योंकि कोशिका झिल्ली फूलने लग जाएगी, स्फीत होने लग जाएगी। तो स्फीत होगी तो कोशिका भित्ति को बाहर की ओर धकेलती, यानी कि कोशिका भित्ति पर दाब लगाती है। कोशिका भित्ति पर दाब लगाती है। देखिए इसके अंदर ये रही, जैसे इस जल अंदर प्रवेश करेगा तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये भित्ति को बाहर की ओर धकेलेगी, बाहर की ओर धकेलेगी ये। ठीक है, तो ये कौन सा प्रेशर लग गया? TP, टर्जिट प्रेशर। ठीक है, अब वापस जो भित्ति है वो इस झिल्ली पर वापस दाब लगाती है। ये देखिए दाब बराबर मात्रा में वापस दाब लगाती है, विपरीत दाब लगाती है। इसे बोलते हैं हम वॉल प्रेशर। इसे हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, यानी कि भित्ति दाब। सिंपल सी बात है, कोशिका भित्ति स्फीत दाब के बराबर, इस दाब के बराबर दाब लगाती है, स्फीत दाब के बराबर दाब लगाती है, जिसे भित्ति दाब कहते हैं। क्यों लगाती है? क्योंकि स्फीत दाब के कारण तनाव में रहती है, तो तनाव में रहेगी तो विपरीत दिशा में स्फीत दाब के बराबर दाब लगाती है, जिसे भित्ति दाब कहते हैं। इसलिए हम इसको कह सकते हैं TP बराबर होता है WP के। समझ में आ गई बात इसमें आपके? ठीक है, तो TP किसके बराबर होता है? WP के बराबर होता है। तो इसे ही हम स्फीत दाब और भित्ति दाब कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना कि यदि हम जंतु कोशिका जैसे RBC ले लेते हैं, जंतु कोशिका जैसे RBC को अगर हम अशुद्ध जल में रखते हैं तो वो फट जाती है। क्यों फट जाती है भाई? क्यों फट जाएगी? उसका ये कारण होता है, ये एक तरह से नोट भी मान लो आप, उसका ये कारण होता है कि जो जंतु कोशिका होती है उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम उसको जल में रखेंगे तो स्फीत दाब लगेगा, यानी कि झिल्ली जो है वो बाहर की तरफ दाब लगाएगी। तो दाब लगाएगी, दाब लगाते लगाते वो फूलेगी, लेकिन विपरीत दिशा में वापस भित्ति दाब नहीं लगा रही है। तो दाब नहीं लगाएगी तो जैसे जल प्रवेश करेगा, ज़्यादा अगर जल प्रवेश करता जाएगा तो वो धीरे धीरे वो स्फीत होती हुई फट जाएगी। लेकिन पादप कोशिका को अगर हम जल में रखते हैं तो वो नहीं फटती है। क्यों नहीं फटती? क्योंकि उसके चारों तरफ भित्ति होती है। जब स्फीत होती है तो स्फीत दाब लगता है, झिल्ली द्वारा स्फीत दाब लगता है, तो वापस उतनी ही मात्रा में, यानी कि वापस बराबर विपरीत दिशा में स्फीत दाब के बराबर दाब भित्ति लगाती है, इसलिए इसको भित्ति दाब कहते हैं। और इसलिए पादप कोशिका जल में रखने पर नहीं फटती है। इसे बोलते हैं हम स्फीत दाब और भित्ति दाब।